सबको विजिबल है सभी को? ठीक है। शिवांगी, अनंता, शालिनी, जितने लोग भी, जितने बच्चे हैं, सबको आवाज क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आवाज क्लियर है तुम लोग को? चैट चैट बॉक्स में टाइप करो। हाँ यस सर, ठीक है। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखो, फिर उसके बाद लिखवाने के बाद इसको समझाएंगे। बोल रहे हैं, लिखो। सब लोग रेडी हैं? एक बार यस लिखें, फिर लिखें उसको, फिर हम बताएंगे क्या इसका मतलब है। हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते क्या है, सारा चीज हम बताने वाले हैं, ए टू जेड सभी चीज। सब लोग यस बोले ताकि हम स्टार्ट करें। ब्लैक और ब्लू पेन हाथ में ले लो तुम लोग, सभी लोग। शिवांगी, छाया, नीलम, ठीक है। से यस और नो। बोलेंगे नहीं, कोई नहीं बोलेगा। स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक है। लिखो, द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या कुछ भी लिख सकते हो, तो पूरा लिखो, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर with electromagnetic radiation is known as spectroscopy. क्या बोलते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के कंपाउंड को, जब हम उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम किसी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब तो हम बोल देंगे कि ईथर का कंपाउंड है कोई, तो ईथर के कंपाउंड पे हम तुमको बोलेंगे, एक काम करो तुम लोग लिखो मत, हाँ, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो, फिर उसके बाद जहाँ बोलेंगे वहां तुम लोग कॉपी पेन लेके लिखना, जब पेज के हिसाब से छोड़ देना, और जहाँ पे हम बोलेंगे लिखने के लिए, लिखना तो सब कुछ है, लेकिन ऐसे हम लिखवाते रहेंगे तो 2-3 घंटा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो तुम लोग समझ लो, समझने के बाद तुम उसको कॉपी में लिख लेना, और अभी जितना पेज जिस हिसाब से उसको छोड़ देना, अभी आगे लिखवाएंगे उसमें वुडवर्ड फिशर्स रूल के कुछ फॉर्मूले हैं, उसको लिखवाएंगे, उसको बताएंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा, तुम लोग साथ साथ लिखना उसको, ठीक है। चैट बॉक्स में एक बार लिख दो। सभी लोग एक बार बोलो यस और नो। तुम लोग रिप्लाई तो करो, तभी तो पता चलेगा कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। छाया, नीलम, देखो बच्चा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी हम शेयर कर रहे हैं पीडीएफ को, तुम लोग लिख लेना, अभी बोलेंगे हम कहाँ पे लिखना है, वहां पे तुम लोग लिखना। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब, इस चैप्टर में हमें पढ़े थे क्या है, देखो, जैसे कोई भी कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, अभी हम पीडीएफ को शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड है, संदीप, जैसे कोई कंपाउंड देते, ईथर का दे दिए या अल्कोहल का दे दिए, तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हें हम दे दिए, तो फिर तुम कैसे बताओगे कि इस स्ट्रक्चर की जो एनएमआर जैसे रेडिएशन है, उसकी बेस वैल्यू कितनी है, मतलब कि उसका जितना भी होता है ना, उसका एनएमआर वैल्यू कितनी है, तो यही तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई स्ट्रक्चर दे देगा जैसे कि CH3, फिर उसके बाद उसके ऊपर ओ लगा दिया, फिर CH3 मतलब कोई भी कंपाउंड दे दिया ऑर्गेनिक का, फिर तुम कैसे पता कर सकते हो, जैसे बेंजीन पे CH3Cl दे दिया, तो तुम कैसे पता करोगे
कि इसकी एनएमआर वैल्यू कितनी है। तो एनएमआर वैल्यू लगभग लगभग 2000 से लेके इसके बीच में लाई करती है। ठीक है, एनएमआर वैल्यू कैसे पता करेंगे तो वही चीज हम बताएंगे। बहुत आसान टॉपिक है, समझ में नहीं आता लेकिन तुम लोग को बहुत आसानी से समझा देंगे, आराम से भी हो जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो उसका ट्रिक भी मेरे पास अवेलेबल है, आराम से बता देंगे, एग्जाम में एक भी गलत नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या कि जैसे कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया, उसमें आपने क्या दिया, डाला कि अल्कोहल का लिक्विड डाल दिया। ठीक है, अल्कोहल का लिक्विड जैसे डालोगे तो उसमें तुम क्या करोगे कि जैसे कि उसके अंदर तुम पास कराओगे, क्या पास कराओगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पास कराओगे तो तुम्हें, जब पास कराओगे तो तुम्हें एक वेस वैल्यू मिलेगी, एनएमआर वैल्यू मिलेगी। तो लगभग लगभग एनएमआर वैल्यू किसके किसके बीच में मिलती है, तो लगभग 2000 से लेके और 8000 के बीच में मिलती है, या कभी कभी तो वो 200 से बीच में। तो सबकी रेंज डिसाइडेड है, जैसे कि एक्सरे की अलग रेंज है, भाई गामा रे की अलग रेंज है, यूवी की अलग रेंज है, विजिबल का अलग रेंज है। तो विजिबल वाले में लाइमन बार्मर सीरीज आप लोग 12th में पढ़े ही थे। तो सबकी एक एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो उसी सीरीज में लाई करती है। तो जैसे कि आपका, जैसे अगर कोई दे दिया कंपाउंड, हम आपको एनिलीन देती है, तो एनिलीन की एनएमआर वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 280 एनएमआर वैल्यू। तो ये सब 280 क्या है, यह सब अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर बताएंगे तो उसमें आप आराम से समझ जाओगे कि एनएमआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी कंपाउंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम पीडीएफ को शेयर कर रहे हैं। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में 10, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, टाइप करो चैट बॉक्स में यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, प्लीज चैट टाइप इन चैट बॉक्स, क्योंकि हम पीडीएफ शेयर किए तो फिर पीछे हम बैक साइड नहीं जाना चाहते। ठीक है, देखो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मैटर पे, कोई ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर जब हम रेडिएशन डालते हैं बच्चा, जब इसमें रेडिएशन डालते हैं तो जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मतलब ये हो गया कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसकी वैल्यू निकालते हैं किसकी मदद से, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो वैल्यू हम डिटेक्ट करेंगे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हम इसको मदद से हम इसको ढूंढेंगे या डिटेक्ट करेंगे कि उसकी कितनी वैल्यू है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज spectroscopy is non-destructive electrical lattice in which the sample does not destroy, because of which is used in spectroscopy is called E is equal to h mu। तो एच सी अपॉन लेमडा इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेक्ट करते हैं और उसकी एनएमआर वैल्यू को हम निकालते हैं। शालिनी, मेरे स्क्रीन को पिन अप कर लो, दिखेगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारा था स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो जान गए, तो इस पर हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाल रहे हैं, तो हमें कोई वैल्यू दिखाई दे रही है, किसी भी वैल्यू को हम आप डिटेक्ट कर दे रहे हैं कि जैसे हम डाल रहे हैं तो उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम हम उसके ऊपर डाल रहे हैं या रेडिएशन डाल रहे हैं, तो हमें वैल्यू मिल रही है। अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हेडिंग डालोगे जब कॉपी में लिखोगे तो, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और उसके वेवलेंथ के ऑर्डर में जो इंक्रीज करता जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, उसके ऑर्डर में हम इसको जो अरेंज करते हैं वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको आप तो जानते ही हैं। गामा रेस के बाद एक्स रेस के बाद यूवी रेस, यूवी रेस के बाद
देख रहे हो क्या, विजिबल रेंज। तो कैसे कैसे अरेंज हो रहा है, किसकी वैल्यू जाती है, आप लोग इसमें एरो बना के हम आपको दिखा दिए। विजिबल रेंज, फिर होता है आईआर होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये हम पहले क्या थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें कि इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज रहता है इसके वेवलेंथ के, और डिक्रीजिंग ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी में अरेंज रहता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सब एक्सरे वगैरह यूवी रेज जब हमारे क्या आते हैं कि स्पेक्ट्रम में आते हैं। अब बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमें इसी का काम है, किसका, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमें यहाँ पे काम है। ठीक है, यूवी विजिबल जो रेंज वाली ये वाले पोर्शन हमें यहाँ पे एक्चुअली में काम आने वाले हैं। देखो क्या होगा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, द स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील द स्पेक्ट्रल रीजन फ्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम इज नोन एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो लैम्डा है, एक तरफ यूवी एक तरफ विजिबल है, तो जो 2000 से लेके जब 8000 के बीच में जब लाई करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले साल जो पहला वाला जो 3 नंबर का आता है उसमें पूछा जा चुका है कि व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बताओगे कि द स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द स्पेक्ट्रल रीजन फ्रॉम 2000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग को, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये लगभग आप 2013 से लेकर 2017 तक के या 2018 तक के पेपर में उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिगर बना के दिखा दो। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी is an absorption of spectroscopy. In this spectroscopy, absorption is studied as a function of wavelength as frequency. तो हम इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हम इसको रीड करते हैं। आइए चलते हैं पेज नंबर 2 पे। ये देखो, हम एग्जांपल लिए, जैसे कोई रेडिएशन सोर्स है, हाँ, कोई रेडिएशन सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम यहाँ पे कोई सोर्स रखे हैं, जो हम इस पे लाइट डाल रहे, जैसे इस बॉक्स में हमारा क्या है, कोई हमारा कोई यहाँ पे ऑर्गेनिक जो हमारा रखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि मशीन से हम इसको डिटेक्ट करते हैं कि उसकी कितनी एनएमआर वैल्यू है। तो रेडिएशन सोर्स आर क्या होते हैं कि टंजक्शन फिलामेंट्स लैंप हो सकते हैं, या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप हो सकता है। तो दो हो सकता है रेडिएशन सोर्स, क्या क्या हो सकते हैं, रेडिएशन सोर्स में टंजस्टन फिलामेंट लैंप ले सकते हैं या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। ये सब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करते हैं, इसी की मदद से हम सारा स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया होगा तुम, क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, ये टॉपिक है दिख रहा है, ऑक्सोक्रोम क्या है, ये सब, ये दोनों टॉपिक पूछा हुआ है, तब हम शिफ्ट पे चलेंगे। ऑक्सोक्रोम क्या होता है बच्चा, और क्रोमोफोर क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लो, नोट कर लेना, ये बार बार पूछा हुआ है, ये जितने भी टॉपिक है पूछा गया है। ऑक्सोक्रोम क्या है और क्रोमोफोर क्या है। तो देखो, पहले हम आपको बताते हैं व्हाट इज क्रोमोफोर। A covalently unsaturated group which is responsible for absorption either in UV region or invincible region or both is called chromophore। सर क्लियर नहीं दिख रहा, अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख रहा कोई है, बताए क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है। ठीक है, तो क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या है, ये ध्यान से दोनों की। अ कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप which is responsible for absorption of either in UV visible region और इनविंसिबल रीजन, बोथ आर कॉल्ड क्रोमोफोर। मैंने क्या बोला कि कोई भी कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप है जो क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूवी रीजन में, उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। फिर से ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहे हैं कि वो कोवेलेंट अनसैचुरेटेड जो ग्रुप है, जो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या, कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए यूवी विजिबल रीजन में, उसी को बोलते हैं क्रोमोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। तो ये देखो,
यहाँ पे हमारा कोई कोवेलेंट अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाई पाई, यहाँ से पाई पाई ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोवेलेंट अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पे देखो कार्बन पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है कार्बन पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ से क्या जा रहा है कि एन से पाई पे हमारा जा रहा है, और पाई पाई उससे पाई पाई पे जा रहा है। तो उससे नहीं, बस ये तो आपको दिखाना है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। कंपाउंड हैविंग सेम क्रोमोफोर गिव सेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आप ये समझोगे कि क्रोमोफोर क्या होता है कि कोई अनसेचुरेटेड ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है यूवी रीजन के लिए, ठीक है, जो यूवी रीजन में जो एब्जॉर्प्शन कराता है उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। और ऑक्सोक्रोम क्या है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, ध्यान से सुनना। अब कोवेलेंटली सेचुरेटेड ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड ग्रुप। तो हमारा ऑक्सोक्रोम में क्या होगा कि कोवेलेंटली सेचुरेटेड ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या होता है अनसेचुरेटेड ग्रुप होता है। क्या होता है covalently saturated group having at least one lone pair of electron when it attach with chromophore, then changes the absorption maxima is called oxochrome। तो जब एक जो कोई जैसे वहां पे क्या था कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, यहाँ पे था सेचुरेटेड ग्रुप था। हैविंग मतलब यहाँ पे कोई एक ना लोन पेयर, एक लोन पेयर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये जब कहाँ पे अटैच करेगा क्रोमोफोर, जब कहीं पे जाके अटैच करेगा तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ये चेंज कर देगा। मतलब अगर ये 250 होगा, ये 250 होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 255 हो जाएगा। तो इसी वजह से ये चेंज हो जाएगी। तो इतना जान जाओ कि ऑक्सोक्रोम रहेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा कि लोन पेयर इसके होने के कारण जहां भी ये क्रोमोफोर अटैच करेगा, ये वाला ऑक्सोक्रोम का, वो क्या करेगा कि उसके पूरे वैल्यू को चेंज कर देगा, तो ऑक्सोक्रोम हमेशा ज्यादा हो, या तो ज्यादा कर देगा या तो कम कर देगा। यहाँ पे देखो अभी, देखो, तो देखो भाई मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड ट्रिपली बॉन्डेड वाले हमारे क्या थे कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड कंपाउंड थे, इसे याद रख सकते हो। और दूसरा अगर ऑक्सोक्रोम याद रखना होगा तो ऑक्सोक्रोम कैसे याद रखोगे कि उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा OH निगेटिव वाला NH2 निगेटिव हो गया, RNH हो गया, OHR हो गया, या OR हो गया। तो ये जितने निगेटिव वाले होंगे वो क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम होंगे, और जितने पॉजिटिव वाले होंगे वो क्या होंगे कि क्रोमोफोर होंगे। तो आपको बेसिकली दो बातें याद रखनी है, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, ये दोनों पूछा हुआ है। आप आंसर उठा के देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। क्रोमोफोर देख सकते हो जिसमें कोवेलेंटली कंपाउंड रहेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखेंगे, और जो ऑक्सोक्रोम रहेगा उस पर लोन पेयर वाले दिखेंगे। तो लोन पेयर वाले से याद रखोगे ऑक्सोक्रोम। तो एल, अगर शॉर्ट ट्रिक दिखाना चाहे तो आप एल लिख सकते हो, मतलब ऑक्सोक्रोम, और एल मतलब लोन पेयर, और क्रोम मतलब हो जाएगा, सी भी कर सकते हो, जब बॉन्ड रहेगा तो क्रोमोफोर लगेगा। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया, अल्टरनेट वाइज में पूछा गया है। कभी कभी हाइपोक्रोमिक से पूछता है, तो कभी कभी बैथोक्रोमिक से पूछा है, कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह का आप बनाओगे स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बनाओगे, ऐसे टाइप्स ऑफ शिफ्ट में। और टाइप्स ऑफ शिफ्ट में जब ऐसे बना लोगे तो एक तरफ लिखोगे इंटेंसिटी, इधर क्या लिखोगे इंटेंसिटी, और इधर क्या लिखोगे वेवलेंथ लिखोगे। क्या लिखोगे वेवलेंथ, लेमडा मैक्स। एक तरफ लेमडा मैक्स लिखोगे, एक तरफ लिखोगे इंटेंसिटी लिखोगे। और इंटेंसिटी लिखने के बाद क्या करोगे ये तो समझ गए। फिर वहां से तुम क्या करोगे, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे जो ऐसे आपको दिख रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ऊपर जैसे सबसे ऊपर आप क्या करना होगा आपको कि ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करना होगा, 4 लाइन ऐसे ईस्ट वेस्ट का जो लाइन होता है उसको ड्रॉ करना होगा। और लिखना क्या होगा उसको देखो। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहाँ लिखना होगा बच्चा, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखा यहाँ पे। सर इस टॉपिक से स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या लॉन्ग में? इस टॉपिक से तुम्हारे जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट, और जो सबसे लास्ट शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम्हारा अगर सारे 6 6 नंबर के हैं, या कभी कभी ये पूरा क्या पूछ देता है 9 नंबर का पूछ देता है,
ठीक है। 3 नंबर जो कंपलसरी पोर्शन है ना बच्चा, वही तो ले डूबता है सब में, वही तो नहीं हो पाता किसी से, तो उसमें ये पूछा जाता है, और ये डायरेक्ट 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 3 नंबर में। तो टोटल ये 9 नंबर का पूछा जाएगा पूरे पूरा क्वेश्चन पेपर में, पूरे क्वेश्चन पेपर में 9 नंबर का पूछेगा। हाँ ग्राफ है, लेकिन पहले एक्चुअली में शिफ्ट है तो पूछा जाता है, तो कभी सबको हम लिख दे रहे हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हमने यहाँ पे वो कर दिया। अभी देखो यहाँ पे हाइपोजोक्रोमिक, तो ये वाला जो तुम्हारा हो गया, ये वाली लाइन जो हो गई वो क्या हो गई, हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये दिख रहा है हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट के जस्ट अपोजिट क्या है हमारा, हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। दिख रहा है बच्चा, सबको दिख रहा है ना, सब बोलते जाओ। अब हमारा क्या यस। है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। दिख हाइपोक्रोमिक, तो ये नीचे वाला जो तुम्हारा क्या है, वो क्या है तुम्हारा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। अब बैथोक्रोमिक के जस्ट जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, हाइपोजोक्रोमिक है। और नीचे हमारा क्या दिख रहा है, हाइपोक्रोमिक है। और ऊपर वाला क्या हमारा है, उसको हम टाइप कर लेते हैं एक बार, HY। देखो ऊपर हमारा क्या है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, उसके जस्ट अपोजिट में हमारा क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब एक तरफ पूछा है क्या, हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट, और एक तरफ हमारा क्या पूछा है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी लोग टेक अ स्क्रीनशॉट। ऊपर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है तो नीचे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, ऊपर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, साइड में बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, तो इधर क्या है, हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट। ओके। अब देखो एक एक करके लेते हैं, क्या करते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ले रहे हैं। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, ध्यान से देखना तुम लोग। देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बीए। एक बार बीए से नाम याद रखना। बीए मतलब समझ रहे हो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या होता है कि ऑक्सोक्रोम इसमें इन्वॉल्व होगा। ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम इसके पहले आपने पढ़ा, ऑक्सोक्रोम में क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि वो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और जिसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो भी जितने भी बेंजीन रिंग रहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कैसे पहचानोगे, जितने भी बेंजीन रिंग रहेंगे उसके ऊपर जो रहेगा वो लोन पेयर वाला रहेगा, जैसे NH3 या NH2। तो ये क्या हो जाएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिख देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, यहाँ पे दिख रहा होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, ठीक है। तो देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को बीए से बोल देना, याद हो जाएगा। बीए मतलब कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में कैसे होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। ये क्या होता है, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ शॉर्ट इफेक्ट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो मैंने क्या बोला कि द शिफ्ट ऑफ बैथोक्रोमिक बैंड फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो बच्चा संदीप, जितने बच्चे हैं देखो, ये बोला कि शॉर्टर से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ। कहाँ से, शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट किधर पढ़ रहे हैं, देखो देखो बच्चा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। अगर इसको यहाँ तक लाइन खींच के लेके आओ यहाँ पे बच्चों, देखो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट है ना। जब इसको नीचे ड्रॉ करोगे यहाँ पे,
यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो मान लो इस वाले पोजीशन पे ये ए हो गया, ये बी पोजीशन हो गया, तो ए वाले पोजीशन में 250 है, 250 है भाई, इधर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, तो इधर हो गया मान लो कि 500। तो जब शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, मैं बोल रहा हूँ कि द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ, तो नीचे वाली वेवलेंथ है, तो नीचे वाली जब वेवलेंथ है बच्चा, जब नीचे वाला वेवलेंथ है, तब नीचे वाला जब वेवलेंथ है, तो जब ये शॉर्टर यहाँ पे है और यहाँ पे ज्यादा है, तो जब इधर ये मूव करेगा फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट किसके कारण हो रहा है, तो ऑक्सोक्रोम के कारण हो रहा है। क्लियर है सबको, बोलो चैट बॉक्स में टाइप करो, आसान है कि नहीं आसान है, इजी है कि नहीं इजी है, बताओ सब लोग, बोलो भाई। ओके, हाँ देखो यही है, पूछा हुआ है, तुम जब कुछ क्वेश्चन पूछोगे देखोगे तो अल्टरनेट हमेशा पूछा गया है। कभी बैथोक्रोमिक से दो दो को पेयर पूछा है, कभी बैथोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक, कभी हाइपरक्रोमिक और ये भी देखो। तो देखो जब यहाँ पे एक बात तुम्हें समझाना चाहूँ, देखो तो जब भी हमारा बैथोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक की बात होगी, तो बैथोक्रोमिक हमेशा किसकी बात होगी बच्चा, देखो ये वाली लाइन देखो, ये तो बैथोक्रोमिक क्या हो रही कि इसको जब नीचे जब ड्रॉ करोगे तो ये इसकी वेवलेंथ की बारे में बात की रही। तो हाइपोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक में हम वेवलेंथ की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे। अगर यहाँ पे देखो तो वेवलेंथ की बात करेंगे, देखो ये वाला अगर यहाँ से ऐसे नीचे कर दो तो ये ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो बैथोक्रोमिक। और मान लो यहाँ से 250 है बच्चा, 250 है, और इस वाले पोजीशन पे क्या है कि 50 है, तो हाइपोसोक्रोमिक से यहीं से देख लो कि जब ये ज्यादा वेवलेंथ से द बोलोगे द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर, तो लॉन्गर से शॉर्टर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोसोक्रोमिक। तो एक से दोनों क्लियर हो गया। जब ये कम से ज्यादा जाएगा तो बैथोक्रोमिक, जब ये ज्यादा, अब यहाँ से जीरो से ये ज्यादा है इस पोजीशन पे, तो जब जीरो से मतलब ये ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो क्या बोलोगे, हाइपोसोक्रोमिक। तो हाइपोसोक्रोमिक समझ में आया, बोलो यस और नो, बोलो भाई। हाँ तो ठीक है, हाइपोसोक्रोमिक समझ में आया। अब देखो ये इंटेंसिटी वाला जो पोर्शन है, जो मतलब हाइपरक्रोमिक, ये वाला जो तुम्हारा था हाइपरक्रोमिक ऊपर था, और नीचे वाला था नीचे वाला क्या था हमारा, हाइपोक्रोमिक था, हाइपोक्रोमिक था। तो ये देखो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हैं, तो मतलब क्या है कि इसमें इंटेंसिटी का खेल है। तो इंटेंसिटी को जब इंटेंसिटी जैसे नीचे कम से ज्यादा की तरफ जाएगा या ज्यादा से कम की तरफ होगा, तो इससे भी देख लो, मान लो यहाँ पे बीच वाला पोजीशन है, इससे जब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब ये यहाँ पे 250 अगर यहाँ पे 250 है और नीचे जीरो है, जब ज्यादा से कम की तरफ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट समझ में आया कि फिर से समझाएं। बैथोक्रोमिक और हाइपोजोक्रोमिक देख लिया स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर बना लोगे तो तुम आराम से डिटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। देखो ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट था, और नीचे हम क्या हाइपरक्रोमिक था, यहाँ पे नीचे हमारा हाइपो हो गया। तो इसके लिए ये वाली लाइन है ना बच्चा, ये वाली लाइन है, ये ऐसे है, और यहाँ पे एक बीच में मिडिल दिया हुआ है, यहाँ पे पीक पे, जब पीक पे दिया हुआ है तो जब इसके किसके इंटेंसिटी के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो जब इंटेंसिटी के सेंस में जब बच्चा बात कर रहे हैं, जब इंटेंसिटी के सेंस में जब बात कर रहे हैं, तो ये अगर हमारा मिडिल है, इस मिडिल से क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे है मिडिल में 250 है, क्या है 250, और नीचे हमारा क्या है 50 है, और एकदम ऊपर टॉप पे क्या है 300 है। तो जब इस मिडिल से 250 वाला सेंटर, जब 250 वाले सेंटर से जब 250 से तब 300, मतलब द एब्जॉर्प्शन बैंड, मतलब द एब्जॉर्प्शन बैंड या द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंसिटी, जब बोलोगे जब इंटेंसिटी व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो उसको बोलोगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जब इस पोजीशन से जब नीचे की तरफ आएगी, मतलब कि 250 से 50 की तरफ आएगी, तो उसको क्या बोलोगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाँ वेरी गुड, वही चीज लिखा हुआ है। तुम लोग एक एग्जांपल भी इसमें देखो, हाइपोजोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, हाइपोजोक्रोमिक एक साथ इससे लिखें ताकि तुम लोग दोनों एक साथ थे। तो देखो यहाँ पे लिखा है द हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट को क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ, तो वही चीज है।
भाई ये वाले ऐसे थे ना, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तो ये वाले बैथोक्रोमिक शिफ्ट था, और ये हमारा क्या था, हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट था। तो यहाँ पे 250 अगर है, तो ये हमारा क्या 300 है। तो ये शॉर्टर से लॉन्गर जा रहा था, तो हमारा क्या बन रहा था कि बैथोक्रोमिक बन रहा था। अब हमारा क्या हो रहा है कि लॉन्गर से अब यहाँ पे जीरो की तरफ जा रहा है, लॉन्गर से जब शॉर्टर की तरफ जाएगा तो बोलेंगे हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट। तो यही तो लिखा हुआ है कि हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट में कि द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ, ये क्यों होता है, ड्यू टू द पोलैरिटी की वजह से होता है। तो ये बोल सकते हैं ड्यू टू पोलैरिटी के शिफ्ट के कारण। इसी को हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट में ये आप एग्जांपल दे देना एनिलीन का, एक में 280 नैनोमीटर है, 240 नैनोमीटर वाला तो हम आराम से कल बताएंगे। अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखो, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, मैं बोला था ना हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक इंटेंसिटी के सेंस में बात करेंगे। तो देखो क्या बोला, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लोअर टू हायर इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम और इंक्रीजिंग इन कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो मैंने बताया था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कैसे होता है, ये हमारा क्या होता है ऐसे। कहाँ गया भाई, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देख लो। हाँ, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लोअर टू हायर इंटेंसिटी, तो जब अगर ऐसे बनाए हैं, तो ये ऐसे बनाए हैं, जब लोअर साइड मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक, और नीचे की तरफ जाएगा तो हाइपोक्रोमिक। सबको क्लियर है। हाइपरक्रोमिक हाइपोजोक्रोमिक वही चीज है जो लिख समझाए, वही लिखे हुए हैं। तुम लोग इसको एकदम अच्छे से उतार लेना, एकदम बढ़िया से कॉपी में। ये कॉपी में उतारने के बाद तुम लोग करना क्या है कि जो लास्ट पेज है ये वाला, वुडवर्ड फिशर्स रूल, ये बहुत लंबा चैप्टर है, कल एक इसको समझाने में टाइम लगेगा। यही होता है कि इसी से तुम वैल्यू को समझ सकते हो कि जब ट्रांसाइड रहेगा तो 214 वैल्यू रहेगा, जब होमो एनुअल रहेगा, जब हेट्रो एनुअल रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगी, जब डबल बॉन्ड रहेगा किसी भी कंपाउंड में तो 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं। सबको ऐड कर करके हम बताते हैं क्या कंपाउंड होता है। तो इसको कॉपी में लिख लेना, अब जैसे बोल बोल के लिखवाते कोई मतलब नहीं था। तो वुडवर्ड फिशर रूल तक कॉपी में पीडीएफ अपलोड करो थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड करो तुम लोग, अब जा सकते हो, और इसको अच्छे से बढ़िया से पढ़ लो एक बार, कॉपी में लिख लो तुम लोग, ठीक है। सभी लोग, साले नहीं, शिवांगी, सभी लोग लास्ट वाले पेज को हम लिखवाते बोल बोल के, तुम लोग उससे अच्छा लिख लेना तो फिर कल हम समझा देंगे।